तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है हमारे सिन्हा क्लासेस में। तो आज की तारीख 24 फरवरी को कैसे भूल सकता है। आज ही के दिन रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, ये कहते हुए कि वो उन एरिया को अलग करना चाहता है यूक्रेन से जो यूक्रेन में रहना पहले से पसंद नहीं करते। क्योंकि जब यूक्रेन का बंटवारा हुआ था रशिया से, तो कुछ लोग ऐसे थे जो यूक्रेन में चले तो गए थे एरिया के हिसाब से, लेकिन वो रशिया के सपोर्ट में थे। तो आज हम इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि हु विन्स, आखिर कौन जीता। एक साल हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं आया है कि आखिर रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हम इसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आखिर कौन किस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा आगे जा रहा है या फिर कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम ये देखना शुरू करते हैं कि आखिर कौन किसके फेवर में है, और जो भी जिसके फेवर में हम ये देखते हैं कि अभी वो उस वक्त पे जब एनिवर्सरी आ रही है इन दोनों के वॉर की, तो वो उस देश में जा रहे हैं या फिर उस देश के लोगों से मिल रहे हैं। जैसा कि अभी हमने न्यूज़ पे सुना कि जो बाइडन थे वो यूक्रेन में गए थे। ये एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जहाँ पे लोगों को बताया नहीं गया था, पहले से चीज़ अनाउंस नहीं की गई थी। लेकिन वहीं पे हम ये भी चीज़ नहीं भूल सकते कि जो चाइना के डिप्लोमेट है उन्होंने भी रशिया के लोगों से बात की थी और उनको ये चीज़ बताया गया था, अपना एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट दिखाने की कोशिश की गई थी। तो चलिए अब हम इनको एक बार नापना शुरू कर देते हैं या फिर एक बार कंपैरिजन हम इनका शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हम कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे मिलिट्री के बेस पे कि आखिर किसको मिलिट्री में कितनी कैजुअलिटी आई। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं तो मिलिट्री में कैजुअलिटी की बात अगर हम रशिया की करें तो रशिया के इसमें 1,80,000 लोगों के आसपास मारे गए जो कि आर्मी में थे। लेकिन वहीं पर अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो ये संख्या केवल 1 लाख है। लेकिन ये 1 लाख देख के हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है बिल्कुल भी कि रशिया इसमें तो लूज ज़्यादा रशिया हार रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी के भी घर में घुस के अटैक करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि हम वहाँ पे जाके मतलब कि सही से अटैक कर सके। क्योंकि जो वहाँ पे पहले से रह रहा है उसको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है इस बारे में कि वो कहाँ छुप सकता है या फिर कहाँ से छुप के अटैक कर सकता है, जो कि अगर कोई बाहर से आ रहा है उसको ये सारी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि जो 1 लाख आर्मी वाले यूक्रेन के मारे गए हैं, इसके साथ में 30,000 लोग और भी हैं जो मतलब कि यूक्रेन के मारे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करूँ कि इसमें भी अगर कोई कौन जीत रहा है तो इसमें भी हम बोले एक तरीके से ये कहेंगे क्योंकि रशिया जीत रहा है। क्योंकि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और जो वार में जो जवानों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा खत्म होती है, बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। और जैसे कि अब हम पीछे चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जो आपके मिलिट्री के लोग थे, जो यानी कि आपके जो जवान लोग थे, उनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। बच्चों की भी डेथ हुई है, फीमेल्स की भी डेथ हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेथ है वो जवान लोगों की, जो एडल्ट लोग होते हैं। और देश को आगे बढ़ाने के लिए एडल्ट की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए आप ये तो जीत भी जाते हैं लेकिन आपके देश में कोई एडल्ट नहीं है जो कि आपको रेवेन्यू ला के दे, आपकी GDP में कुछ सपोर्ट कर सके, तो वो जीत भी एक तरीके से जीत नहीं होता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इन चीज़ों को देखते हैं। तो जब हम रशिया के बारे में डीपली जाने की कोशिश करते हैं तो रशिया के बारे में हमें सारी नॉलेज मिल जाती है। जैसा कि आपको मेरे पीछे सारी की सारी चीज़ें तो ऑलरेडी दिखाई दे ही होंगी कि रशिया के कितने एरोप्लेन्स, कितने % एरोप्लेन्स, या फिर आपको बाकी भी सारे के सारे मतलब कि कितने ड्रग्स उनके या फिर कितने उनके टैंक्स उन्होंने लूज़ किए हैं इस अटैक की वजह से, इस वॉर की वजह से। लेकिन जब हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन के बारे में इतना डीपली जानना बहुत हार्ड हो जाता है। क्योंकि मैं जिन मीडिया हाउस से आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ वो मोस्टली मीडिया हाउस वेस्टर्न साइड की है, और वेस्टर्न साइड कभी भी अपने साथ वालों की कमजोरी तो नहीं बताएंगे। तो अगर मैं बात करूँ यूक्रेन का कितना लॉस हुआ है कि मतलब कि कितने उनके मशीनरीज के लॉस में, तो वो चीज़ थोड़ा सा ढूंढना हार्ड हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यूक्रेन बार बार सपोर्ट मांग रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरे को नए टैंक चाहिए अमेरिका से, यूके उसे टैंक देता है, तो आखिर सीधी बात है कि उनके पे टैंक की कमी हो रही है या फिर जो भी उनके पास था वो खोते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ लॉसेस की, तो हम देख सकते हैं कि जो यूक्रेन है उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। आपको ऊपर इनके लॉस के बारे में दिख रहा होगा, आपको एक साइड में दिख रहा होगा कि इन्होंने जो अपने टैंक्स वगैरह खोए हैं, वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ अपनी नज़र को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उनके मशीनरीज को एक बार में मिसाइल के द्वारा फोड़ा जा रहा था। और ये चीज़ खुद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मानी है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ इसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे एक तरीके से कि मार्केट एनालिसिस करके कि आखिर मार्केट का क्या हाल था, किस तरीके से मार्केट ग्रो हो रहा था या फिर नीचे की तरफ जा रहा था। तो जैसा हम जानते हैं कि पुतिन पे कई सारे सैंक्शन लगाए गए थे, पुतिन पे नहीं बेसिकली पूरे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे देशों ने लगाया था। जबकि यूक्रेन को लोग सपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन की तरफ लोग साथ दे रहे थे। लेकिन वहीं पर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यूक्रेन का ग्राफ है वो नीचे जाता है और नीचे जाता है और फिर एकदम से ख़त्म सा हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपकी बात करूँ रशिया की, तो रशिया का ग्राफ नीचे की तरफ से जाता है क्योंकि सैंक्शन लगते हैं तो सीधी बात है कि देश का लॉस होगा।
लेकिन फिर अचानक से वो अपने आप को ग्रो करने लगता है और उसकी जो ग्राफ है वो दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। हाँ, ये पिछली जितना तो नहीं हो पाया, लेकिन इसने अपना ग्रो करना दोबारा से शुरू कर दिया था। अब मैं अगर बात करूँ रीज़न की, तो यूक्रेन को जो भी मदद मिल रही थी वो केवल सपोर्ट दिया जा रहा था। आपको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि डोनेशन दी जा रही थी, दान दिया जा रहा था कि वो अपने एक तरीके से देश को जिंदा रख सके। लेकिन वहीं हम बात करते हैं रशिया की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया का, चाइना का इनडायरेक्टली सपोर्ट रहा है। डायरेक्टली तो इन्होंने कभी भी हाँ नहीं कहा कि रशिया का युद्ध सही है, बल्कि आप जब देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी है वो जब पुतिन से मिलते हैं तो वो इसका बात करते हैं कि उन्हें शांति से इस सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। चाइना डायरेक्टली ये बात करता है कि अगर आप न्यूक्लियर अटैक करोगे तो हम आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, हम इसमें आपका अगेंस्ट करेंगे। लेकिन वहीं पे हम इन चीज़ों को भी नहीं भूल सकते कि किस तरीके से इंडिया ने कितने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पे इंडिया नंबर 2 इम्पोर्टर बना था रशिया से, जो ऑयल इम्पोर्ट करता था। वहीं पे हम देखते हैं कि उसने स्टील इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रशिया उसको आर्मी को जो गन्स सप्लाई कर रहा है, या फिर मैं बात करूँ कि सारे के सारे जितनी मशीनरी है उनको सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। आपको अब एक साइड में दिख रहा होगा कि जब मैंने इसकी रैंकिंग निकाली कि इंडिया अब इम्पोर्ट में किससे कितना इम्पोर्ट करता है, तो नंबर 1 पे आता है चाइना इसीलिए क्योंकि चाइना से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर वो दूसरे देशों में बेचा करते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे देश की तो वही यूएसए, क्योंकि यूएसए से हम इंपोर्ट तो ज़्यादा करते हैं लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट उससे भी ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन जो हमें तीसरा नंबर पे दिख रहा है वो है हमारा मित्र देश रसिया, जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था जब इंडिया इस तरीके से युद्ध के मतलब की चीज़ों में फंस चुका था और पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी। तब रसिया ही ऐसा इकलौता देश था जिसने इंडिया का सपोर्ट किया था, अपनी पूरी की पूरी आर्मी दी थी और ये कहा था कि अगर कोई भी इंडिया पर अटैक करेगा तो वो एक तरीके से रसिया का अटैक माना जाएगा, जिससे सारे के सारे जितने भी देश इंडिया के अगेंस्ट थे वो डर जाते हैं और अपने युद्ध को उसी वक्त वापस ले लेते हैं। इंडिया ने इस तरीके से तो कुछ भी नहीं किया है या फिर इस तरीके से सपोर्ट नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ उसकी जीडीपी को संभालने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ऑयल खरीदना हो गया, स्टील खरीदना हो गया, कोयला खरीदना हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने लॉस को करते हुए अपनी एक तरीके से बात करो फॉरेन रिजर्व की, तो फॉरेन रिजर्व को नीचे गिराते हुए हम रशिया को ऊपर उठा दें ताकि रशिया अपनी जीडीपी को संभाल सके। और ऐसी बात नहीं है कि इस वक्त पे हमने केवल रशिया का साथ दिया है। रशिया और यूक्रेन की वजह से जो आपका श्रीलंका में चीज़ देखने को आई थी, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया था, जो आपके बाकी देशों में क्राइसिस आया था, तो इंडिया ने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना सपोर्ट दिखाया है। तो इंडिया तो सबके ही सपोर्ट करता है, सबका ही साथ देता है। तो हम इससे ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया ने इस तरीके से अपनी दोस्ती निभाई है या फिर उसको सही दिखाया है, लेकिन हाँ इंडिया ने उधर अपना सपोर्ट दिया जिसकी वजह से रशिया का ग्राफ ऊपर जाने में थोड़ी सी मदद जरूर मिली है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम अगर आगे की तरफ बात करते हुए आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँ कि ठीक है, जब भी दो देश लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल वो देश लड़ रहे हैं। अब जो हमारी ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है तो दो देश की फाइट का मतलब होता है पूरी दुनिया का आपस में लड़ जाना, पूरी दुनिया का आपस में दो भाग में बट जाना। तो आखिर यूक्रेन के साथ कौन है, रशिया के साथ कौन है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन का साथ दे रहे थे नाटो, क्योंकि यूक्रेन नाटो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाह रहा था और रशिया के अगेंस्ट जाना चाह रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में तो नाटो के सारे 30 देश साथ थे रशिया के, लेकिन आगे ऐसा नहीं चलता है। आगे केवल 12 देश ही ऐसे होते हैं जो नाटो के केवल 12 ही देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, बाकी देश अपने आप को साइड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो पिछड़ने लगती है। बाकी देशों की जनता ये कहने लगती है कि अगर आप इस तरीके से रशिया और यूक्रेन में यूक्रेन को सपोर्ट करते रहोगे तो इससे हमारा लॉस हो रहा है, हमारा देश बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है। और केवल ऐसा नहीं कि नाटो के बाकी देश, अमेरिका में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि रशिया और यूक्रेन की वजह से अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसमें अब आने वाले अगले इलेक्शन में बाइडन ने ये बात कही है और साथ में ट्रंप ने भी ये बात कही है कि अगर इस तरीके से रहेगा तो इंडिया का मतलब कि अमेरिका का एक तरीके से लॉस हो रहा होगा। मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया के सपोर्ट में कुछ लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर मैं डायरेक्टली जुड़े हुए देशों की बात करूँ उसमें सबसे पहले नाम आता है बेलारूस का, जिसने अपने लैंड से, अपने हथियारों से डायरेक्ट रूप से रशिया का सपोर्ट किया है। वहीं अगर मैं बाकी देशों की बात करूँ तो कुछ देश तो डायरेक्टली जैसे आपके सीरिया हो गए, कजाकिस्तान हो गए, जो पूरी तरीके से रशिया पर डिपेंडेंट है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर रशिया हारेगा तो उनका भी सर्वाइव करना हार्ड हो जाएगा, इस वजह से वो रशिया के साथ है। लेकिन कुछ देश इनडायरेक्टली रूप से भी रशिया का साथ दे रहे हैं, रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने इसमें इंडिया का नाम तो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि इंडिया सबकी मदद करता है। लेकिन कुछ देश हैं जैसे यूएई या फिर बाकी भी जो भी आपके तेल एक्सपोर्ट करने वाले जो भी तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी, उन्होंने रशिया का साथ दिया है।
क्योंकि जब अमेरिका ने ये चीज़ कही थी कि आप लोग और भी ज़्यादा तेल निकालिए, हम आपसे और भी ज़्यादा तेल खरीदने को तैयार हैं, तो इन देशों ने मना कर दिया था। इन देशों का कहना था कि नहीं, हम जितना तेल देते हैं हम उतना ही तेल देंगे, क्योंकि अगर मान लो हम इस तरीके से रशिया के अगेंस्ट जाते हैं तो हो सकता है कि आप बाद में हमको भी कमज़ोर बना दें। ये कहते हुए जितने भी आपके तेल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री थे उन सभी ने रशिया का साथ दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा।